नीतीश कुमार से इतना बैर क्यों? ऐसा नहीं कि पलटू राम से मतलब मेरी कोई ये है कि कोई खेती बाड़ी का झगड़ा है। पलटू ने 10 बरस तक मेरा प्रमोशन रोके रखा। मैं तो फाइटर हूँ, लड़ता रहूँगा और मैंने ना जब सेवा काल में था तब भी मैंने माफिया के सामने सर नहीं झुकाया। मेरी जो शख्सियत है उसमें खौफ नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं सर पर कफन बांध के लड़ता हूँ। कि ज़िंदगी में मैंने 2 ही चीज़ें सीखी है, पढ़ना और लड़ना। जो समर्थक होते हैं ना, बड़े ये वाले लोग होते हैं। मतलब मैं कभी भी क्या कहूँ, सनम बेवफ़ा वाले लोग होते धोखा हैं। दे सकते मैंने देखा है पढ़े लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की दलाली करते दलाल हुए। पढ़े लिखे राजपूतों को मैंने देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। पढ़े लिखे मुसलमानों को मैंने देखा है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन की दलाली करते। कैसे मैं दाल रोटी खाता हूँ, मुझे जेल भेज दिया था कि वहाँ भी दाल रोटी खाऊँगा। खाने का तो मैं ये हूँ ही, शौकीन हूँ ही। सबसे ज़्यादा जी। करेला को छोड़ के सब चीज़ पसंद है। करेला से मेरा 36 का आंकड़ा है, 36 का रिश्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। राजनीति का जो स्तर आज जितना गिरता हुआ स्तर राजनीति का आज है, शायद ही कभी हुआ होगा। आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी आज नेताओं के पीछे चमचे की तरह चलते हैं और आज जो स्थिति है आप देख सकते हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं है। राजधानी पटना की ही बात करें कि कोई हत्या की खबर ना आती हो, कोई लूट की खबर ना आती हो, कोई छेड़खानी या रेप की खबर ना आती हो। क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया है। कई सारे आईएएस अधिकारी जो खूब नाम सुना हमने, आए और चले गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज के दौर में ऐसे भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जो अपनी कर्तव्य निष्ठा, जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, ईमानदारी के प्रतीक हैं। आज भी जब वो बोलते हैं तो सत्ता का सिंहासन हिल जाता है। आज मिलवाएंगे आपको एक ऐसी शख्सियत से जो सीधा मुख्यमंत्री से लोहा लेते हैं। मुख्यमंत्री को नाम से भी नहीं बुलाते, उनका नामकरण भी उन्होंने कर दिया है। बेबाक बोलते हैं, इनका अपना चैनल भी है और एक मुहिम भी ये चलाते हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। अमिताभ दास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्श न्यूज में। जी धन्यवाद। जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, आज थोड़ा सा इंटरव्यू हमारा अलग होगा। जी जी हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। एक तो आपकी ईमानदारी की बात, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार से इतना खुन्नस क्यों है आपको? नीतीश कुमार को आप कुछ और नाम से बुलाते हैं, वो नाम अ, बहुत चर्चा में भी रहा है, बहुत लोग भी बोलते हैं उसको, उनके विरोधी खूब बोलते हैं। तो नीतीश कुमार से इतना बैर क्यों? नहीं, बैर कोई नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं कि पलटू राम से मतलब मेरी कोई ये है कि कोई खेती बाड़ी का झगड़ा है या कोई व्यक्तिगत है। जो भी लड़ाई मैं लड़ा हूँ सैद्धांतिक लड़ाई है और मैं शुरू से आपको बताता हूँ। देखिए, ये 2001 से 2003 की बात है। मैं उस समय पटना का रेल एसपी हुआ करता था और उस समय ये पलटू राम देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, है ना? जी। और इनके बारे में मजाक में कहा जाता था कि भारतवर्ष के रेल मंत्री नहीं है, ये 1.5 जिला के रेल मंत्री हैं। हुँ। 1.5 जिला के मतलब पूरा नालंदा और आधा पटना, क्योंकि ये साल भर या तो नालंदा में रहते थे या जी। पटना में रहते थे। उसका दर्शकों को मालूम होगा कि रेलवे में बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ साल पहले तक देश का आम बजट एक और आता था और रेल का रेलवे अलग। बजट अलग आता जी। था। वही अकेला विभाग था भारत का जिसका बजट अलग आता था। हुँ। तो रेलवे में बहुत पैसा है और पलटू राम जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया था कि हज़ारों करोड़ के जो रेलवे ठेके मिलते हैं, हुँ, हुँ। वो बाकायदा माफिया को बाँट दिया था। अब मैं बताता हूँ कैसे बाँटा गया था कि पटना मुगल सराय रेलवे खंड के जितने रेलवे ठेके थे वे सुनील पांडे के गिरोह को दे दिए गए थे। जो अभी बीजेपी में चले गए हैं, उनके बेटे जी, जीत भी जी, गए हैं उनका कई। बेटा तराड़ी का तरारी विधायक से। बना है विशाल हुँ। प्रशांत। पटना मुगल सराय रेलवे खंड के जितने रेलवे ठेके थे वो सूरजभान के गिरोह को दे दिए गए थे। अब संन्यास उन्होंने ले लिया है, लगता है। संन्यास क्या लेंगे? बंदूकों से पारस संन्यास ले लिया। सफ़ेद पोश बन गया है। जी। और पटना गया रेलवे खंड के और धनबाद डिवीज़न के जितने ठेके थे, हुँ। वो सब पांडव सेना के बबलू सिंह को दे दिए गए थे। तो इस तरह से बाकायदा एकदम एक व्यवस्थित रूप से जी। माफिया में रेलवे ठेकों का बंदरबांट हो गया था। और मैं उस समय रेल एसपी हुआ करता था पटना का। पटना रेल ज़िला जो है बहुत बड़ा रेल ज़िला, उसमें 11 ज़िले आते हैं बिहार के। तो मतलब यदि कोई दूसरा ऑफिसर रहता तो डर के मारे चुप रहता, मुँह में दही जमाए रहता, ये घबराया रहता कि अरे रेल मंत्री माफिया से मिल गया है, मेरी क्या बिसात है वगैरह वगैरह, जैसा ज़्यादातर आईएएस आईपीएस करते हैं। लेकिन मैंने उसमें व्हिसल ब्लोअर का काम किया, मैंने उसमें सारा भंडा फोड़ दिया। हुँ। मैंने बहुत पत्राचार किया, रेलवे बोर्ड तक से मैंने पत्राचार किया, मीडिया में भी बहुत बातें आई और एक तरह से पलटू राम का मैंने मतलब आप कहते हैं कलई उतार दी, हुँ। है ना? बखिया उधेड़ दी कि किस तरह जो बात करते हैं कि ईमानदारी की, शुचिता की और ये वो, किस तरह वो माफिया में सारे रेलवे ठेके बाँट रहे हैं।
तो उसी समय से मैं पलटू राम के मतलब आप कह सकते हैं हिट लिस्ट पर आ गया। हुँ, उस समय तो वो रेल मंत्री थे। जब 2005 के नवंबर में वो मुख्यमंत्री बने, हुँ, तो उसके बाद मुझ पर बहुत सारे मतलब झूठे मामले चला दिए गए, इंक्वायरी वगैरह, प्रोसीडिंग्स, विभागीय कार्यवाही, ये जाँच, वो जाँच। और आईएएस, आईपीएस का एक नियम होता है सरकारी सेवकों का कि यदि आप पर विभागीय कार्यवाही चल रही हो, किसी तरह की जाँच चल रही हो, तो आपका प्रमोशन नहीं होता है। हुँ, आपकी मतलब प्रोन्नति रुक जाती है। तो इस तरह से पलटू ने 10 बरस तक मेरा प्रमोशन रोक के रखा। मतलब ये जाँच शुरू हो जाती थी, वो जाँच जब तक खत्म होती थी, दूसरी जाँच, वो खत्म हुई थी, इस तरह से। उसके बाद मैं भी फाइटर आदमी हूँ, मैंने लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ा, काफ़ी लंबी लड़ाई, पहले कैट में लड़ा, फिर पटना हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के आखिर में जी, मुझे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊँची अदालत है हिंदुस्तान की, हुँ, तो उसके बाद पलटू के पास कोई चारा नहीं रहा। तब मुझे उन 2017 में 2007 के प्रभाव से, यानी 10 बरस पहले से सारे प्रमोशन देने पड़े। हुँ, मतलब मैं एसपी के वेतनमान से सीधे आईजी के मान में आ गया। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं डबल प्रमोशन मिल गया मुझे 10 साल लंबी लड़ाई के बाद। जी, लेकिन इन लोग का तो माफिया वाले हैं, तो इन लोग का षड्यंत्र खत्म नहीं हुआ। फिर 2018 में बिहार सरकार ने भारत सरकार को भेजा मेरे बारे में कि इनका सेवा में बने रहना लोकहित में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। हुँ, मतलब कोई इल्ज़ाम मुझ पर नहीं था, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। तो एक जनरल बना के भेज दिया गया कि लोकहित में नहीं है। और वहाँ भी मोदी की सरकार, वो भी मतलब दोनों एनडीए के घटक। हुँ, तो क्या हुआ कि वहाँ सरकार ने मोहर लगा दी, तो मुझे मतलब समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। मैं अभी भी केस लड़ रहा हूँ, और हो सकता है मेरा मजबूत केस है, हो सकता है मैं वापस भी आ जाऊँ सेवा में। हुँ, नहीं भी आऊँ तो कोई बात नहीं, मैं तो फाइटर हूँ, लड़ता रहूँगा। और मैंने ना माफ़ी, जब सेवा काल में था तब भी मैंने माफिया के सामने सर नहीं झुकाया, आज हूँ तब भी माफिया के सामने सर नहीं झुका रहा हूँ। मैं तो निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूँ। जी। बड़ी अजीब बात है कि एक ईमानदार अफ़सर को सज़ा दी जाती है जी। और जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी बेईमान हैं, लेकिन तथाकथित जो बेईमान लोग हैं, उनको लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने संरक्षण दे दिया बिल्कुल। है। जैसे अभी ताज़ा मामला संजीव हंस का संजीव था। हंस का, बिल्कुल। अभी वो जेल में है। बिल्कुल। और कितना उस पर हो हाय तौबा मचा, कितना कुछ लिखा और कहा गया संजीव हंस को लेकर, वो भी सब जानते हैं। तो सवाल ये है कि आपको डर नहीं लगता? आप इतना बेबाक बोलते हैं, आपका खुद का चैनल है और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि माफियाओं से गठजोड़ है। ऐसे में आपको डर नहीं लगता यहाँ पटना में आप नहीं रहते नहीं हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं इतना? नहीं, नहीं, डर तो देखिए नहीं लगता। आप उसको जो भी कहें कि मैं निडर व्यक्ति हूँ, मेरा व्यक्तित्व, मेरी जो शख्सियत है उसमें खौफ नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं सर पर कफ़न बांध के लड़ता हूँ। और सभी जानते हैं कि पलटू राम जो मुख्यमंत्री हैं वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और सबको, और ये भी मुझे मालूम है कि पलटू ने अनंत सिंह को मेरी हत्या की सुपारी भी दी हुई है। अनंत सिंह, आपको याद होगा दर्शकों को, लोकसभा चुनाव के समय पैरोल पर निकल के आया था 10-15 रोज़ के लिए मुंगेर में ललन सिंह की मदद करने के लिए। हुँ, तो उसने मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा भी था, वो सब वीडियो भी बहुत वायरल हुए हैं। तो लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं सर पर कफ़न बांध के काम कर रहा हूँ। और मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने दो ही चीज़ें सीखी है, पढ़ना और लड़ना। मैं अध्ययनशील प्राणी हूँ, तो मैं पढ़ता रहता हूँ और साथ ही साथ लड़ता रहता हूँ। तो दो ही, मैं ये जो पढ़ता हूँ आप और जो लड़ता हूँ। खुलासे करते हैं, जी। जैसा आपने कहा कि एक वीडियो मैं आपका देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि उनके निजी बॉडीगार्ड ने जानकारी दी है जी। कि मेरी हत्या की सुपारी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे मतलब बेबाक तरीके से आपको आपका इनपुट इतना स्ट्रांग है कि आपको पता चल जाता बिल्कुल, इनपुट स्ट्रॉन्ग है और इसलिए मैं इन लोग पर भारी भी पड़ता हूँ। है? देखिए, हुँ, मैं दर्शकों को याद दिलाऊँ, नवंबर 2020 में जी। जब इसको मेवालाल चौधरी को पलटू राम ने शिक्षा मंत्री बना दिया था, जो एक बहुत दागी कुलपति था मेवालाल चौधरी। हुँ, हुँ, जब वो कृषि विश्वविद्यालय है सबौर में, उसका वाइस चांसलर हुआ करता था, तो उस पर चांसलर ने एफआईआर के आदेश दिए थे। बाद में वो तारापुर से विधायक बन गया और पलटू ने उसको शिक्षा मंत्री बना दिया। हुँ, ये नवंबर 2020 की बात है, 4 साल पहले की बात। मैंने उसी समय राज्यपाल को पत्र लिखा कि मेवालाल चौधरी ने अपनी पत्नी नीता चौधरी को जला के मार डाला। ये हुँ, बात बिल्कुल दबा दी गई थी, पुलिस ने भी दबा दी थी, मीडिया ने भी दबा दी थी, सबको उसने मैनेज कर लिया था। लेकिन मैंने राज्यपाल को वो पत्र लिखा, फिर मीडिया में भी बात आई, मेरे बहुत इंटरव्यू भी हुए चैनल्स पर। फिर मुझे मेवालाल चौधरी ने एक तरह से धमकाने की कोशिश की, मुझे कानूनी नोटिस भेजा कि आप पर 50 करोड़ का मैं मानहानि का केस करूँगा। हुँ, वो उसने अपने वकील के माध्यम से मुझे कानूनी नोटिस भेजा कि मैं 50 करोड़ का मानहानि का केस करूँगा।
मैंने भी अपने वकील के माध्यम से उसका जवाब दिया कि आप आज के आज कर दीजिए, देर मत कीजिए केस करने में। और सारे सबूत मैंने अपने जवाब में दिए कि किस तरह आपने अपनी पत्नी नीता चौधरी को जला के मार डाला था। और उसके बाद ऐसे हालात बने कि वो मुश्किल से 2 या 2.5 घंटे शिक्षा मंत्री के प्रभार में रहा, उसको फिर उसका इस्तीफ़ा लेना पड़ा पलटू राम को। ऐसी हालत हो गई। तो जी। इसलिए मैं मतलब जीतता भी रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ उसमें एक भी कॉमा और फुल स्टॉप भी गलत नहीं होता है। जी। जी। वीडियो तो वायरल अनंत सिंह के भी होते हैं और वीडियो वायरल आपके भी होते हैं, क्योंकि आप भी बड़े अलग-अलग कारणों से होते बेबाक हैं। बोलते हैं। जी। बिहार में आईपीएस की नौकरी कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से, जैसे भट्टी साहब वो चले गए, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। लोगों ने कहा कि एक लॉबी है जो उनके पीछे काम कर रही थी। दरोगा के भी प्रमोशन में उनको नहीं पूछा जाता था। बिल्कुल। भट्टी साहब जैसे ईमानदार वो चले गए। शिवदीप लांडे ने अभी हाल में उनको सेंटिंग पर डाल दिया। तो जो सुशासन की पुलिस है, जिसके दम पर नीतीश कुमार आज 19 साल से बिहार के मुखिया बने हुए हैं, जो सुशासन बाबू का तगमा उन्हें दिया गया था कि उन्होंने पूरे गुंडागर्दी को हटा दिया था, किसी को जेल में डाल दिया, या जो गुंडे थे वो भाग गए बिहार से। लेकिन उसी सुशासन की पुलिस आज हाँफ रही है। आज कुंदन कृष्णन आए हैं आईजी के पद पर, आलोक राज डीजीपी बने, खूब हो हल्ला हुआ, उन्होंने बातें भी कही बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या ये मनसा राजनीति, बिहार के अफसर ज़्यादा ये खराब हो गए हैं, या राजनीति खराब हो गई है ज़्यादा? दबाव। देखिए पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया, और ये बात सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये हुँ। बात पूरे देश की बात है, पूरे भारतवर्ष की बात है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात है। हुँ। अब देखिए, पड़ोसी राज्य यूपी है, उसमें एक आईपीएस थे मिस्टर अमिताभ ठाकुर। जी। मुझसे 2 बैच सीनियर हैं, मेरे बहुत अच्छे, मतलब मुझे मानते भी हैं, मतलब छोटे भाई के जैसा मानते हैं। कभी कभी पटना आते हैं तो मुलाकात भी होती है। जी। सीतामढ़ी के ही रहने वाले हैं, उनका ससुराल यहीं बगल में है, पाटलिपुत्र, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में। हुँ। मिस्टर अमिताभ ठाकुर भी मेरे ही तरफ फाइटर रहे, और हमेशा उन्होंने माफिया से लोहा लिया, चाहे मुलायम सिंह यादव का टाइम हो, हुँ। किसी का काम। उनको भी ठीक मेरी ही तरह मुझे हुँ। लगता है 2018 या 19 में समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया हुँ। गया। अब तो उन्होंने एक राजनीतिक दल बना लिया है, आज़ाद अधिकार सेना। जी। और आप एक इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने लखनऊ में जो उनका मकान है विकास खंड में, हुँ। उसमें उन्होंने बाहर में अपना साइन बोर्ड, मतलब नेम प्लेट लगवाया हुआ है, अमिताभ ठाकुर आईपीएस जबड़िया रिटायर्ड। है ना? मतलब वो उसको लेके वो कोई ये नहीं है जी। कि मतलब शर्मिंदा नहीं है, हुँ। उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पर चोट पर अपना कहा। नेम प्लेट लिखवाया है, हुँ। जबड़िया रिटायर्ड। नेम प्लेट आपका भी बड़ा अच्छा है और चर्चा होती है इसकी खूब, पटना से नटशेल, लेकर दिल्ली तक। जी। नटशेल। नटसेल की। हाँ, वो तो इसलिए है क्योंकि मेरा छोटा-सा फ्लैट है, 2 कमरों का फ्लैट है। जी। तो नटशेल का मतलब आप इंग्लिश में जानते हो, किसी चीज़ जी। को संक्षेप में छोटी चीज़ को कहते हैं, इसलिए नटशेल रखा है। क्या जो ईमानदार होते हैं, जो फ़िल्मों में हम देखते हैं, वो सादगी पसंद होता है उनको? सादगी से आप रहते हैं 2 कमरों के, जबकि अमूमन लगता नहीं कि आप आईपीएस रहे हैं। आईपीएस का घर तो बड़ा ही आलीशान होता है। नहीं, सही देखिए, सभी लोग आईपीएस नहीं होते, लेकिन हाँ, ये जो सभी लोग सादगी में नहीं रहते हैं, जी। लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो तो सादगी पसंद होते ही हैं, और शायद उनकी सादगी भी कभी न कहीं उनको मतलब स्ट्रेंथ दे देती है। जी। उनकी सादगी उनका बल हो जाती है। हुँ। हो सकता है, मान लीजिए, एक मैं बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जीता, एक बहुत बड़ी हवेली में रहता, अपना शादी करके रखता, इधर बच्चे, कोई बच्चा सिंगापुर में पढ़ रहा है, एक बच्चा दुबई में पढ़ रहा है, हुँ। इधर है अपना लोग महँगी-महँगी शराब पी रहे हैं, विस्की पी रहे हैं, इधर शॉपिंग हो रही है, वाइफ़ की उधर शॉपिंग हो रही जी। है। तो हो सकता है इतना ज़्यादा यदि लोग फैला लेते, जो बहुत सारे आईएएस, आईपीएस फैलाए रहते हैं, हुँ। हुँ। तो फिर हो सकता है वो उतना निर्भीक होके नहीं लड़ पाते जितना निर्भीक होके मैं लड़ रहा हूँ। है बिल्कुल, ना? दारोगा भी आज हवेली में रहते हैं। रहता ही एक है। दारोगा भी हवेली में मुझे नहीं रहता मालूम क्या शराब माफिया ऐसे मिलके कितने दरोगा जी लोग ट्रक चला रहे हैं बड़े-बड़े मकानों में। तो ये है, तो वो आपकी सिंप्लिसिटी आपको एक स्ट्रेंथ दे देती है है। ना? जी। तो क्योंकि मुझे लगता है कि क्या मेरा आप कुछ नहीं कर सकता है हुँ। ना? हुँ। वो आप में जैसे मान लीजिए आप एक गांधी, मैं तो खैर गांधी जी तो खैर बहुत बड़े आदमी थे, मैं तो मामूली हूँ। लेकिन अब एक गांधी जी की बात लीजिए, यदि गांधी जी में उतनी सिंप्लिसिटी नहीं होती, तो हो सकता है वो इतने बड़े साम्राज्य से नहीं लड़ सकते। हुँ। उसमें भी बड़े-बड़े ज़मींदार लोग थे, कोई दरभंगा महाराज है, कोई फलना महाराज है, कोई चिल्ला महाराज हैं, और बहुत विलासिता में रहते थे, लेकिन वो अंग्रेज़ों से नहीं लड़ सके। हुँ। वो अंग्रेज़ों के आगे पूँछ ही हिलाते रह गए। जी। और जो गांधी जी थे, जो एक फ़कीर की ज़िंदगी जीते थे, हुँ। उन्होंने इतने बड़े ब्रिटिश खोने का डर नहीं था। कुछ खोने का खोने डर का नहीं डर था। नहीं वही है, वही वही बात जो मैं आपने कहा वही कि बात सर पे कफ़न बाँध के हाँ, मैं निकला हूँ। उसके बाद आपको कुछ खोने का डर नहीं हुँ। रहता है ना? जी। तो मैं तो मज़ाक में कहता हूँ कि ऐसे ही मैं दाल-रोटी खाता हूँ, मुझे जेल भेज दिया था कि वहाँ भी दाल-रोटी खाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ भी लड़ूँगा, यहाँ भी लड़ा।
तो वो सिंप्लिसिटी जो है वो आपका स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन हर आदमी में मुझे लगता है उतना ज़्यादा उनका कैरेक्टर उतना मजबूत नहीं रहता है कि उतना वो सिंप्लिसिटी कर सकें। वो मतलब आते ही के साथ उनको लगता है कि आईएएस आईपीएस बनते ही के साथ उनको लगता है कि मैं बिल्कुल इसी की तरह बहुत हाई फाई लाइफ में रहूं और बिल्कुल, आईएएस बनते ही चर्चा हो जाती है और करोड़ों रुपए के दहेज मिलने लगते हैं करोड़ों के तुरंत दहेज में। मिलते हैं। और जी। ये है उसके बाद अभी देखिए संजीव हंस की हम लोग बात करें, मुझसे जूनियर है संजीव हुँ, हंस, मेरे बाद जॉब में आया है। हुँ। अब उसका मैं सुन रहा हूँ कि वहाँ अकूत संपत्ति, जी। रिजॉर्ट ले लिया है कहाँ पर, हुँ। मोहाली में। तो स्मार्ट मीटर कंपनी से मर्सिडीज कार ले लिया है कि थोड़ा-सा जी ये अमिताभ क्या जी, क्या ले ये लिया भी है। हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे ये भी कहा जा रहा है जी कि संजीव हंस का जो मामला था, तो उनके घर से भी कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिसमें कई सफ़ेद पोश और जेडीयू के कई नेता भी उसमें होंगे हो। ही तो बिल्कुल होंगे। अमित शाह ने एक ग्रिप भी बना लिया है, एक बिल्कुल बिल्कुल ईडी के ज़रिए कि नीतीश इधर-उधर ना बिल्कुल करें। बिल्कुल, ये तो सही बात है। हुँ। देखिए इतना बड़ा जब कोई घोटाला करता है तो वो घोटाला अकेले कोई अफसर नहीं कर सकता, उसका पूरा एक गठजोड़ होता है। इतनी बड़ी वो मलाईदार विभाग में वो चेयरमैन तो बने हुए थे, मलाईदार विभाग साउथ किसने दिया बिहार था? जी। है ना? पलटू हुँ, ने दिया था। हुँ, और उन्होंने जो हटा भी दिया। पलटू के जो नवरत्न जिन्हें कहते हैं 9 अधिकारी हैं आईएएस और आईपीएस रिटायर्ड भी, सर्विंग भी, हुँ, जो बहुत भ्रष्ट और दागी हैं, उनको पलटू के नवरत्न कहे जाते हैं। तो कुछ नवरत्न अभी भी सक्रिय हैं, एक तो निष्क्रिय होके बेऊर जेल पहुँच गए। जी। तो संजीव हंस भी उन नवरत्नों में था। कभी ऊर्जा विभाग में आपको प्रधान सचिव, कभी ये बना रहे हैं आप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन में, तो कभी आपको बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में। बिल्कुल, स्मार्ट मीटर के लिए कहा जाता है कि संजीव हंस का एक बड़ा रोल था और आज उसी स्मार्ट मीटर पर हाय तौबा मचा हुआ है, तब विपक्ष जो है वो आरोप लगा रही मर्सिडीज कार ही है। लेने का उन पर इल्ज़ाम है कि स्मार्ट मीटर कंपनी से उन्होंने मर्सिडीज कार, जो इतनी महंगी कार होती है, जी, जो एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति नहीं ले मतलब पाएगा, कल्पना नहीं कर जीवन सकता है भर में मर्सिडीज कार जी, का। तो वो लेने, तो इस तरह से देखिए पूरा एक माफिया वाला इस देश में क्या हो गया है कि पूरे देश पर माफिया हावी हो गया है। और हुँ, जो आम आदमी है उस जी। पर समझिए कि रोजाना सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। जी बड़ी बात आपने कही है कि रोज़ाना सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। अब थोड़ा-सा हम पर्सनल आपसे जानना जी चाहेंगे कि आपका घर कहाँ है? आपको खाने में क्या पसंद खाने है? में क्या जी, घर तो देखिए मैं जी, दरभंगा का रहने वाला हूँ, उससे मेरा गाँव मधुबनी में है, हुँ, विजय सलेमपुर। लेकिन गाँव से मेरा संपर्क अब नहीं टूट गया है, तो मैं बचपन से बड़ा दरभंगा में ही हुआ। जी, पहले तो मधुबनी भी दरभंगा जिला का ही हिस्सा था, इसलिए मैं दरभंगा का ही खुद को मानता हूँ। और खाने-पीने की बात है तो मैं तो मिथिला का रहने वाला हूँ, तो समझिए धरती पर मेरा अवतरण ही हुआ है भोजन करने के लिए, है ना? जी। तो खाने का तो मैं ये हूँ ही, शौकीन हूँ ही। सबसे ज़्यादा जी। करेला को छोड़ के सब चीज़ पसंद है। करेला से मेरा 36 का आँकड़ा है, जी। 36 का रिश्ता है और करेला को छोड़ के सब कुछ पसंद है, सर्वाहारी हूँ। लोग कहते हैं कि भले ही अमिताभ सर करेला नहीं खाते लेकिन बोलते बड़ा कड़वा है। इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। कहते हैं कि उनको करेला खाना चाहिए ताकि लोहा-लोहा को काटे। अरे क्या बात है! इस एंगल पर तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी, तो जी, ठीक है, करेला नहीं खाता लेकिन बाकी सर्वाहारी हूँ, सब कुछ खाता हूँ। और ठीक है, मैं और इसलिए बीच-बीच में वज़न भी बढ़ने लगता है, वो समस्या भी है। अमिताभ जी एक गंभीर जी। सवाल है कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो? जैसे एक आईपीएस और लगे हुए हैं, विकास वैभव उनका नाम है, लेट्स इंस्पायर बिहार कहते हैं कि 2047 तक हम बिहार को विकसित बना देंगे। बना देंगे। और जी, तो आपकी कोई इच्छा होती है इस तरह मैंने की? देखिए एक तो मुहिम आप चला रहे हैं। जी। देखिए राजनीति में तो आप मैं इस तरह से आप देखें तो मैं हूँ ही कि मैं राजनीतिक धाराओं को, राजनीतिक घटनाक्रम को मैं प्रभावित कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। यदि मैंने मेवालाल चौधरी को हटवा दिया शिक्षा मंत्री जी। को तो वो ये, लेकिन आपका मतलब मैं समझ गया, आपका हुँ। आशय ये है कि क्या मैं चुनावी राजनीति में जी, जाऊँगा, जी। चुनाव लड़ूँगा, तो हुँ। उसमें बिल्कुल मेरा स्पष्ट है दिमाग, बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि आपके समर्थक बहुत हैं, चाहते हैं वो कि आप लड़ें। पहली बात तो देखिए जो समर्थक होते हैं ना, बड़े ये वाले लोग होते हैं, मतलब मैं कभी भी क्या कहूँ, सनम बेवफ़ा वाले लोग होते धोखा हैं। दे सकते वो हैं। आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे कि सर उतरिए एकदम, हम लोग साथ हैं। जी। और जब मैं उतर जाऊँगा ना, तो मुझे गिन के 5 वोट भी नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर समर्थक ऐसे ही होते हैं, जो आप आभासी दुनिया में, आजकल तो डिजिटल दुनिया आभासी दुनिया हो गई है। जी। आभासी दुनिया में फ़ेसबुक पर और इस पर एकदम आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे, हुँ। है ना? और आप जब चने के झाड़ पर चढ़ के आप चुनाव लड़िएगा तो आपको 5 वोट नहीं मिलेंगे। उस समय समर्थक अपनी जाति देखने लगेंगे और अपनी जाति के अपराधियों को वोट देने लगेंगे और उनका बिल्कुल मतलब रूप रंग ही बदल जाएगा। इसलिए उनके मतलब मैं झांसे में नहीं आने वाला। जी। और राजनीति माने में सबसे बड़ा देखिए क्या होता है, एक तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। हुँ।
मान लीजिए आज मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में कुछ बात बोलता हूँ, तो लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हैं। लोगों को लगता है कि इसको नेतागिरी नहीं चमकानी है ना? ये चुनावी राजनीति से अलग है, इसको नेतागिरी नहीं लोग चमकानी है। उसको उस चश्मे से जरूर देखते हैं, कोई भी हाँ। राजनेता हो। और लेकिन यदि यही बात मैं राजनेता बन के कहता, किसी राजनीतिक दल में आके कहता, तो मेरी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जाती। तब हर चीज़ पर लोगों को लगा ये तो नेतागिरी चमका रहा है। अच्छा, ये मुद्दा इसने उठाया है, ज़रूर इसको वहाँ से चुनाव लड़ना। इसने बेतिया राज का मुद्दा उठा लिया, ज़रूर ये चंपारण में कहीं से चुनाव लड़ेगा। तो हर चीज़ को लोग चुनाव से जोड़ कर देखने लगे। दूसरी बात है कि आप किसी राजनीतिक दल में चले जाते हैं तो उसमें आप एक बंध जाते हैं, पार्टी के अनुशासन से बंध जाते हैं। यदि जो आपका पार्टी का अध्यक्ष रहेगा वो कोई एकदम मतलब गलत सलत निर्णय भी लेगा, आजकल जी कंपनी की तरह चलती है कंपनी पार्टी। के सब वन मैन शो हो गया है ना। आप एम्प्लॉय मान लीजिए होते हैं। जन स्वराज पार्टी में चले गए, तो आप प्रशांत किशोर जो भी बोलेंगे, हाँ। मैं ये नहीं कहता कि उल्टा सीधा ही बोलेंगे, लेकिन यदि कुछ ऐसी बात भी आपके की जमीर के खिलाफ भी कुछ तभी मानना है, जी, नहीं तो फिर मान आपको नहीं। पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। देखते हैं सब एकदम रटाया बोलते रहते हैं, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, अनुशासित सिपाही हूँ। क्या अनुशासित सिपाही हैं? इसका ये मतलब मान लीजिए जो राजद में है, यदि लालू कुछ गलत भी बात बोलेगा तो उसको मानना है। तो उतना तो मेरा जो मतलब स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जो मेरी आज़ाद शख्सियत है, मैं अपने मतलब मन का मालिक हूँ अपने इसके तो मैं कॉम्प्रोमाइज आपको पसंद नहीं है। compromise- नटसेल में रहने वाले अमिताभ दास बिल्कुल। किसी पिंजड़े में समाने वाले नहीं पिंजड़े हैं। में नहीं, जो पिंजड़ा मेरा है नक्सल ही यही है। है, लेकिन बस। मानसिक रूप से मैं किसी पिंजड़े में नहीं जा सकता। जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे भी अमिताभ अच्छा जी। लगा। जी जी। आपने बहुत सारी बातें बताई जो दर्शकों को नहीं पता जी, है। जी। और करेला खाने पर मैं विचार करूँगा। खुलासे भी आप हमेशा करते ही हैं। इसके अलावा मैंने जो देखा है कि आप जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उसके अलावा इतर भी आप वीडियो बनाते हैं। एक आप इंडियन कॉफी हाउस का मैं देख रहा था अरे कलकत्ता रे! का। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि आप जी। इतना ध्यान से मेरे वीडियो देखते हैं, सही बात है। ये देखिए मुझे काफी बल मिलता है जी। उसके, क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार नहीं, हूँ। नहीं, बहुत तो अच्छा। जी मुझे खुशी हुई। देखिए, दर्शकों को मैं बता दूँ, मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। लगभग 1 साल पहले मैंने शुरू किया था, और वो ऐसे उसमें ज़्यादातर वीडियो मैं बनाता हूँ वो राजनीतिक होते हैं, लेकिन सारे मतलब अन्य मुद्दों पर ही मैं बताता हूँ। जैसे अभी आपने कहा वो इंडियन कॉफ़ी हाउस है, वो एक बहुत ऐतिहासिक कॉफ़ी हाउस है, कलकत्ता में है, कॉलेज स्ट्रीट में है, जिससे बड़े-बड़े बंगाली बुद्धिजीवी आके मतलब अड्डा करते हैं, बौद्धिक विमर्श करते हैं। और वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध कॉफ़ी तो मिलती ही है और नाश्ता भी मिलता है। एक बहुत प्रसिद्ध डिश है ये फ़िश कबीराजी। फ़िश कबीराजी, मछली का, बंगाली लोग मछली के शौकीन होते हैं। तो मेरा भी एक बार मतलब है ये योजना मेरी कि कभी कलकत्ता जाने का मौका हुआ तो इंडियन कॉफ़ी हाउस में जाकर फ़िश कबीराजी ज़रूर खाऊँगा। जी। अ, थोड़ा सा आखिरी सवाल मैं करूंगा कि क्या बिहार नहीं बदल सकता है अमिताभ जी? क्योंकि जो स्थिति आज है, जो अधिकारी की ही बात करें वो भी भ्रष्ट हैं, जो राजनीति करते हैं, जो नेता हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जनता क्या करे? देखिए त्रस्त है। बिहार लेकिन जनता तिरहुत का जो आज नतीजा आया है उसने दिखा दिया कि जनता आपके खिलाफ भी जा सकती है। जैसे शिक्षक नेता जो बंशीधर ब्रजवासी ब्रिजवासी, जीते हैं। जी। बिल्कुल काफी बुलंद जी, आवाज ये थे तिरहुत के नतीजे हम्म, को मैं एक मतलब आप कह सकते हैं एक शुभ संकेत मानता हूँ, जी। क्योंकि जो भी और दूसरे पर जनसुराज के उम्मीदवार भी हाँ, हाँ, और जो फेंका गए तीसरे और अभिषेक झा तो एकदम चौथे चौथे नंबर पर फेंका गया है। जी। तो वो तो एक अच्छा संकेत है कि एक फाइटर आदमी को, एक लड़ाका व्यक्ति को, ब्रजवासी को मैं सम्मान देता हूँ। वो हमेशा फाइटर आदमी है, उसके लिए उसने कीमत भी चुकाई है मेरी तरह। जी। उसको भी नौकरी से नौकरी बाहर से कर दिया निष्कासित गया, कर दिया गया था। लेकिन फाइटर आदमी है, मतलब मैदान जंग में है। झुके नहीं। हाँ, झुका के नहीं। पाठक से टकरा गए हाँ, और झुके नहीं। हाँ, और पाठक उसे मोगेम्बो तक कह दिया था। तो इस तरह से, और वो जीता अपने दमखम पर, तो ये तो एक शुभ संकेत है। लेकिन देखिए, बिहार से मैं ऐसे कहूँ तो निराश भी हूँ। मुझे निराशा भी है बिहार के लोगों से, क्योंकि बिहार के को यदि बर्बाद हुआ है बिहार, तो ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह से किसी सब मंगल ग्रह के वासियों ने बिहार को हाँ। बर्बाद किया है हम ना? ही लोगों ने किया। हम ही लोगों ने किया हम ही है ने ना? किया। हम लोग ही ने कहते किया। हैं कि दहेज बहुत चलता है, तो लड़की वाले देते हैं करोड़ों रुपए, तो ले और मांगता कौन है? मांगता हर चीज में। हाँ। मान लीजिए अपराध ही इतना बढ़ा है, तो बिहार के लोग जातीय आधार पर वोट देते हैं। हाँ। मैंने देखा है पढ़े लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की दलाली करते हैं। उनको वाहवाही, पढ़े उनको महाराणा प्रताप। हाँ, पढ़े लिखे राजपूतों को मैंने देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। बिल्कुल। पढ़े लिखे मुसलमानों को मैंने देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। और जब अपराध बढ़ेंगे तो सब बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करेंगे। तो उससे तो नहीं ना होगा। आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो उसमें आम नहीं फलने वाला है। ये मोटी बात लोगों की समझ में नहीं आती। बिहार के लोग चाहते हैं कि हम बबूल का पेड़ लगाएं और उसमें एकदम मालदा आम फलना शुरू हो जाए। इस मोटी बात को लोग नहीं समझते कि आप जैसा समाज बनाइएगा, आप
वैसा ही उसमें क्योंकि आपको आप भी एक हिस्सा है उसी समाज का, आपके बिल्कुल, साथ भी बिल्कुल। हो सकता है वो कल। बिल्कुल, लेकिन ये मोटी बात नहीं लोगों नहीं को समझ मालूम में आ है। रहा हम है। लोग बचपन में कालिदास का किस्सा पढ़ते थे ना, कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो आम बिहारी में मुझे वही कालिदास की आत्मा दिखाई देती है। जिस सिस्टम में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, आप उसी को बर्बाद करने पर आमादा उतारू हैं। है। आप नहीं समझ रहे हैं कि आपका बच्चा, आपका पोता, आपका नाती, उसके भी आगे जाने वाले लोग फिर उसी इसमें रहेंगे। दंश जी, झेलेंगे। तो ये जी। मोटी बात लोग नहीं समझ रहे हैं। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया अमिताभ दास आपका सर, भी। आपका बहुत ही अच्छा इंटरव्यू ये रहा और सारी बातें जो है वो खुलकर अमिताभ दास हमेशा से बोलते ही रहते हैं, आज भी उन्होंने कहा है। तो मोटी बात यही है कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, ये हम नहीं कहेंगे कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, देश हमारे लिए क्या कर रहा है ये नहीं सोचना चाहिए, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं ये सोचना चाहिए और यही शायद इनका सिद्धांत भी है जिस तरीके से ये बेबाकी से बोलते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और बड़ा ही बेबाक बोलते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपने एक शख्सियत से मिला अभी आपने मुलाकात की, जो ईमानदारी के जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज़।